साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम चो कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है नोट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवादी सेक्शन 138 NI एक्ट के मुकदमे के साथ साथ सेक्शन 420 IPC का मुकदमा भी दाखिल करता है। साथियों सेक्शन 420 IPC को हम कॉमनली चीटिंग का मुकदमा भी कहते हैं और वर्तमान में इस सेक्शन को हम सेक्शन 318 BNS के नाम से भी जानते हैं। साथियों अगर हम देखें लीगल पोजीशन को तो सेक्शन 138 NI एक्ट के साथ साथ सेक्शन 420 IPC का मुकदमा चल सकता है और ये व्यू अप्रूव किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ संगीता बैन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। जजमेंट का डेट है 2012 वॉल्यूम 7 SCC पेज 621। पर इसके बावजूद भी ऐसे जजमेंट हैं जहां पर जो प्रोसीडिंग है चीटिंग की उसको क्वेश किया गया है। यदि केस जो है पेंडिंग है चेक का तो वो मुकदमे क्या है उनको हम समझते हैं, क्या क्या पॉइंट डिफेंस ने जो है रेस किए उसको हम समझते हैं। यदि हमारे खिलाफ भी इस प्रकार का मुकदमा है तो हमें क्या चेक करना है हमारे केस में ताकि हम एज पर लॉ रेमेडी प्राप्त कर सकें। और अगर चीटिंग का मुकदमा गलत रूप से दाखिल किया गया है तो उसको हम क्वेश करा के रेमेडी जो है प्राप्त कर सकें। क्लियर है। सबसे पहले हम नाम नोट करेंगे केस का। केस है निज़ामा वर्सेस देबाशीष के नाम से। जजमेंट है 9 मई 2025 का। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। इस केस में एक पिटिशन जो है दाखिल होती है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। कई बार आप सबकी एक क्वेरी आती है कि क्वेश्चन लगाएं या नहीं लगाएं। देखो एक बात आप समझ लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रोवर्टेड हैं, जिस पर आप कॉन्ट्रोवर्सी जो है पुटअप कर रहे हो, जिन पर आप आर्गूमेंट कर सकते हो, अगला भी जो है आर्गूमेंट करेगा, विवाद की स्थिति है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में जाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन में हम कब जाएंगे जब प्रोसीडिंग अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। मींस जिस प्रोसेस के तहत प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जा रहा है वो प्रोसेस पूर्णतः गलत है। अगर उसे कंटिन्यू रहने दिया गया तो अल्टीमेटली परजुरी कॉज होगी कंसर्न पिटिशनर को और ऐसी स्थिति में जो कानूनी प्रक्रिया है उसको किसी भी रूप में हम जायज़ नहीं कह पाएंगे। तभी अपने को जो है क्वेश्चन में मूव करना है, अदरवाइज मूव नहीं करना है। क्वेश्चन के लिए सेक्शन था पहले सेक्शन 482 ऑफ CRPC, अभी हो गया है 528 ऑफ BNSS। यहाँ पर मामला क्या है और जो अटैक है डिफेंस का वो क्या है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम फैक्ट्स पर दो केस जो है फाइल कर दिए गए। एक केस जो है फाइल किया गया सेक्शन 138 NI एक्ट में और दूसरा जो है फाइल किया गया सेक्शन 420 IPC में। दोनों ही केसों में कंसर्न कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान लिया। कंसर्न आरोपी के द्वारा डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की गई जो ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। अल्टीमेटली मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मैटर को रिमांड बैक कर दिया। मामला जो है फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गया। साथियों जब भी हम डिफेंस साइड से लड़ते हैं किसी केस को, जल्दबाजी करने की बजाय केस को आप पूरा रीड करें। एक्चुअली मैं कई बार ये देखता हूँ कि आप जो है जाते हैं एडवोकेट के पास में और उनसे कहते हैं कि साहब हमारी हेल्प करो। भाई वो पेशेवर हैं, वो आपकी लीगल हेल्प कर सकते हैं, पर साथियों हम हमारी हेल्प खुद से क्यों नहीं कर सकते? हम अपने आप को क्यों नहीं लीगली एजुकेट कर सकते? तो जब भी आप केस को पढ़ रहे हो मैं आपको एक बेसिक फार्मूला जो है बताना चाहता हूँ। जैसे मैं करता हूँ, आप एक नोटबुक जो है हमेशा रखो। जैसे मैं एक नोटबुक रखता हूँ और उसमें पॉइंट्स जो है बना के चलो। अब हमारे केस में भी मोड क्वेश्चन क्या होगा कि सेक्शन 138 NI एक्ट वर्सेस सेक्शन 420 ऑफ IPC मीन्स क्या चीटिंग का मुकदमा साथ साथ चल सकता है विथ अ चेक डिसऑनर केस। क्लियर हो गया अपने को। साथियों सबसे पहले हमको फैक्ट्स को जो है नोट डाउन करना है। अगर हमारे मामले में जो फैक्ट्स हैं वो किसी भी रूप में क्रिमिनल ऑफेंस को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं देन 420 ऑफ IPC विल नॉट बी मेड आउट। उदाहरण के लिए ए ये कहता कि मुझसे बी ने पैसे उधार लिए और जिसके बेटे जो है बी ने चेक दे दिया, ये चेक बाउंस हो गया, मैं नोटिस सर्व कर दिया, मुझे पेमेंट नहीं हुआ, अल्टीमेटली मुझे राहत दिलाई जाए। अपेरेंटली इट माइट बी अ केस ऑफ चेक डिसऑनर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर सिविल डिस्प्यूट्स आप खुद बताइए क्या आते हैं चीटिंग की श्रेणी में? नहीं आते ना। तो अपेरेंटली हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ नो प्रीमा फेशियल केस, देयर इज़ नो इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस। ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 420 IPC मेंटेनेबल नहीं होगा। तो हमें दोनों ही फार्मूलाज पे काम करना है। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम फैक्ट्स पे दो केस हैं, एक केस है चेक डिसऑनर का, दूसरा केस है चीटिंग का, तो केस जो है चीटिंग का वो मेंटेनेबल नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं, जो कंसेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और जनरल फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स जो है ओमनीबस हैं, फैक्ट्स जो है स्पेसिफिक नहीं है, फैक्ट्स में कोरबोरेशन नहीं है। इन दैट सिनेरियो इट कुड बी सेड दैट कोई ऑफेंस जो है हमने नहीं करा है और पूर्णतः मामला जो है झूठा है। क्लियर हो गया अपने को।
साथियों, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि मामले जो हैं चीटिंग के, मामले जो हैं चेक बाउंस के एक साथ चल सकते हैं, पर यदि दोनों मामले सेम फैक्ट्स पर हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, देन इट इज़ बट। अगर मामले में जो फैक्ट्स हैं वो किसी भी वायलेशंस को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, या आरोप जो है सामान्य है, कोई साक्ष्य जो है पत्रावली पे नहीं है, और इसके साथ साथ किसी भी रूप में कोई आपराधिक मामला जो है गठित नहीं होता है, सामान्य सिविल जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या सामान्य रूप से जो है सिविल डिस्प्यूट्स हैं, तो किसी भी रूप में सेक्शन 420 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। साथियों, यहाँ पर अटैक किया था डिफेंस का कि जो अवयव हैं सेक्शन 138 NI एक्ट का और सेक्शन 420 आईपीसी का वो बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 138 NI एक्ट की, तो वहाँ पर इंटेंशन जो है वो आवश्यक एलिमेंट नहीं है, जबकि इंटेंशन जो है आवश्यक एलिमेंट है सेक्शन 420 आईपीसी के लिए। वर्डिंग्स क्या है कि डिसऑनेस्टली अगर आप एक्ट कर रहे हैं या आप एक्ट कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली, मीन्स आपकी ऐसी इंटेंशन है खुद को फ़ायदा पहुँचाने की और अगले का जो है नुकसान करने की, तो ऐसे सिनेरियो में जो ऑफेंस है वो अट्रैक्ट होगा चीटिंग का, पर ये आवश्यक एलिमेंट नहीं है कंसर्न चेक बाउंस केस में। दूसरी बात, चेक बाउंस केसेस जो हैं वहाँ पर प्रिजम्पशन है, जबकि ऐसा कोई प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 420 आईपीसी में नहीं है। जो ट्रायल है चेक बाउंस की वो है समरी ट्रायल, जिसको कोर्ट जो है समन ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 143 NI एक्ट में। जबकि जो कंसर्न ट्रायल है सेक्शन 420 आईपीसी की, इट इज़ बेसिकली अ वारंट ट्रायल दैट माइट बी ऑन पुलिस रिपोर्ट और ऑन कंप्लेंट, मीन्स द प्रोसीडिंग अदरवाइज ऑन द कंसर्न पुलिस रिपोर्ट। क्लियर हो गया अपने को। साथियों, महत्वपूर्ण मामला है जी सागर सूरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 2000 वॉल्यूम 2 SCC 636। इसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर कंप्लेंट्स जो हैं सेम फैक्ट्स पर हैं और सेम कॉज ऑफ एक्शन पे हैं, तो सब्सिक्वेंट कंप्लेंट जो है सेक्शन 420 आईपीसी का वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ऐसा कंप्लेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। इसके अलावा क्या क्या अवयव फाइल पर हैं वो जो है देखने होंगे। अगर उन अवयव की लाइट में फैक्ट्स जो है फाइल पर नहीं है, इन दैट सिनेरियो द प्रोसीडिंग कैन नॉट बी अलाउड टू बी कंटिन्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 300 CRPC महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स जो है इंकॉर्पोरेट करता है। किसी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए 2 से अधिक बार कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी व्यक्ति को अगर कन्विक्ट कर दिया गया है तो सब्जुडिट कन्विक्शन जो है या प्रोसेस जो है वो बार हो जाएगा सेक्शन 300 CRPC से, और यही प्रोटोकॉल जो है लागू होता है एक्विटल के मामले में भी। साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है कोलावेरा का। जजमेंट का साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 2 SCC पेज 703। उसमें भी इस तरह के मामले को जो है कंसिडर किया गया और ये स्पेसिफिक किया गया कि अगर इनिशियल केस जो है सेक्शन 138 NI एक्ट में, बाद में जो है चीटिंग का केस दाखिल हो रहा है, सेम फैक्ट्स पर दोनों केस हैं, देन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू सी द इंग्रेडिएंट्स। अगर अवयव जो है फाइल पर नहीं है और कोई सेटिस्फेक्शन जो है फैक्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर केस जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। अंतोगत्वा इस केस में जो है प्रोसीडिंग को रद्द किया गया। तो हमें करना क्या है, हमारे केस को पढ़ना है, क्या क्या सेक्शंस लगाएं उसको देखना है, उसके फैक्चुअल स्कोर्स क्या उसको देखना है, क्या वास्तव में उसको अपेरेंटली पढ़ने से ऐसा लगता है क्राइम हुआ है। ये प्रिजम्पशन हमको दिमाग में सेट कर लेना है। अगर बेसिकली सिविल डिस्प्यूट है या सिविल लेन देन का मामला है या सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, देन इट वुड नॉट बी अ क्रिमिनल केस। हम डायरेक्टली जो है प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, एंड एज पर लॉ जो है रेमेडी को हम सीख कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको विषय पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपको मैंने तैयार किया है हाउ टू कॉन्टेस्ट द केस एंड हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉपर वर्कआउट एट योर ओन लेवल। आपने वर्कआउट कर लिया, देन यू मे कंसल्ट द एडवोकेट, बट बिफोर दैट कंसल्टिंग एन एडवोकेट वुड बी अ फुलिश स्टेप। इसलिए समझदार बनो, अपना वर्कआउट खुद से करो। जब नोट्स पूरे बन जाएं प्रॉपर तरीके से, देन कंसल्ट द एक्सपर्ट सो दैट यू कुड इंटर या इनहेंस द सब्जेक्ट वर्क, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर हम काम करते हुए जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसको भी जो है हम ऑब्टेन कर सकें। तो इसलिए फाइनल टच के लिए हम जाएंगे टू द कंसर्न एक्सपर्ट और एडवोकेट, पर उससे पहले जाना जो है फुलिशनेस है। तो आप केस को जो है तैयार कर लीजिए और इसके साथ साथ जो है नोट्स बना के रखिए और क्या क्या एविडेंस है जो आपको सपोर्ट करता है उस पर विशेष जोर दीजिए।